ओके, स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आपने मैट्रिसेस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। मैट्रिसेस में भी हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करा था, और हमने ये करा था इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी ये वाली कंडीशन होती है इसका मतलब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट हमें करना है इन डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 4। तो सिंपल हमने अलजेब्रा में ये चीज सॉल्व करी हुई है। ठीक है, तो अलजेब्राइकली हमने ये चीज सॉल्व करी हुई है। तो इस चीज को हम एक और तरह से पढ़ सकते हैं, दैट इज अगर हमें 2x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो हम दोनों साइड को 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर भी x की वैल्यू 4 आ सकती है, उस हिसाब से भी x की वैल्यू 4 आ सकती है। अब सिमिलरली ये सेम कॉन्सेप्ट हमने अलजेब्रा के साथ साथ हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेट्रिसेस में। मेट्रिसेस में कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर जो अननोन मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो अननोन मैट्रिक्स है यहाँ पर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स यहाँ पर अननोन है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर? सो मेट्रिसेस में, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स में अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? a इनवर्स इंटू बी से। और a इनवर्स आप पहले निकालना सीख चुके हो। लास्ट क्लास में हमने सीखा था a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। करेक्ट, ये आपने पहले सीखा हुआ है। और यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए इनवर्स सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट सिंगुलर। क्लियर? तो एक्स की एक्स समझ आया कैसे निकालना है? ए इनवर्स इंटू बी से। ओके, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, वो आप लोग एक बार ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, ये आपने पहले भी करा हुआ है। हमने करा था ना, जहां पर हमने दो इनवर्स लिए थे, ए का इनवर्स हमने बी भी लिया था और ए का इनवर्स हमने सी भी लिया था। उसके बाद हमने करा था ना ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और दूसरा हमने करा था ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि बी और सी तो इक्वल मैट्रिक्स है, वो अलग अलग नहीं है, वो यूनिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 नोट कर लो आप लोग। ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दैट इज अ रिवर्सल लॉ। ओके, जैसे आपने पहले भी किया था, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैसे ही ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी नोट कर लो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो फिर उसका इन्वर्स निकालते हो, या फिर इन्वर्स निकाल कर उसका ट्रांसपोज करते हो, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, एक बार ये चार प्रॉपर्टीज, दो ही मेजर, ये दो प्रॉपर्टीज आप नोट कर लो। हो गई? नोट हो गई? पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कंडीशन लिख लो। हो गया सबका? कि कितना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, अब एक बार ये प्रॉपर्टी देखो, छोटी सी है, अब इसका प्रूफ करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें पता है दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें प्रॉपर्टी पता है पहले से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ना दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। क्लियर? इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, हम सिर्फ आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, ये क्या है, एक नंबर है। जब भी ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो ये एक पावर ऑफ एन के साथ बाहर आएगा। क्लियर है? याद है सबको, हमने प्रॉपर्टी करी हुई है। और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए रह जाएगा। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ये हमने करा हुआ लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी, और उसका हमने एक एमसीक्यू भी करा था। क्या होती है प्रॉपर्टी? दैट इज ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर में एन माइनस वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर में एन, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर में माइनस वन। सो एलएचएस आ गया, मतलब आरएचएस आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। सो एक बार ये प्रूफ नोट कर लो। ऑल द प्रूफ नहीं आते बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप देखो, के को जब आप किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा के की पावर एन बाहर आती है। क्यों बाहर आती है इसमें डाउट है? देखो, मैट्रिक्स ए को आप 3x3 का मान लो, A1 टू A1, ठीक है, ऐसे एक बार कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करती हूँ तो के अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि स्केलर आपका हो जाएगा, स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, राइट। अब अगर मैं ये वाले मैट्रिसेस हटाकर यहाँ डिटर्मिनेंट लगा देती हूँ, तो यहाँ पर आपने एक और चीज करी है, जब हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं तो अगर के फॉर एग्जाम्पल बाहर है तो वो अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो किसी एक सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, राइट। अब जब बाहर आएगा तो वो किसी सिंगल कॉलम या किसी सिंगल रो से ही बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले कॉलम से के को बाहर निकाल दे तो एक के बाहर आएगा, अगर आप दूसरे से बाहर निकालते हो या तीसरे से फिर निकालते हो तो फिर 3 बार के बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के का क्यूब। करेक्ट? ठीक है, तो अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो के को, तो फिर वो हमेशा एक पार के साथ बाहर आएगा, और वो जो ऑर्डर, ये जो एन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए। अगर 4x4 का होगा तो के 4 बार बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर होगा ये? ओके, ए इनवर्स निकालना है अब यहाँ पर आपको। ए इनवर्स का केस आपको पता है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है सबने, ठीक है, सबसे पहले सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालो, सबसे पहले सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आ रहा है। निकाल लिया, 5 आ रहा है, 5 5 आ गया। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबके सबसे पहले माइनर्स निकालना है, फिर डायमंड को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, करो। 5 5 ही आ रहा है ना डिटर्मिनेंट, चेक करो।
वो चेक कर लो यार है माइनर को फैक्टर्स लिख दिया मैंने। रिवाइज करना अभी। ठीक है, अब बस इसका ट्रांसपोज कर दो तो वो कितना आ जाएगा माइनस, अच्छा सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ ए इनवर्स के लिए क्या करोगे 1/5 और ये पूरा का पूरा आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स निकाल दिया अब हमने। क्या हो गया, हाँ मतलब वही आपने 5 से डिवाइड कर दिया अंदर, बाहर भी लिख सकते हो या अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। विजिबल है क्वेश्चन पीछे तक? शो दैट द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइज द इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये दिखना है कि ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं करना। उसके लिए क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई को 0 प्रूफ करना है। ठीक है, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ए स्क्वायर निकालो सबसे पहले। आ गया 0। ए इनवर्स 0 आ रहा है, सबका आ रहा है 0। शिवम 0 आ गया है नहीं, कुछ प्रॉब्लम है? निकालो आराम से निकालो, 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो यानी कि आपको ये वाली इक्वेशन को यूज कर कर ही ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स आप 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए से नहीं निकाल सकते। आपको ए इनवर्स जब आप निकालना है तो आपको इसी को यूज कर कर निकालना है। तो इसको यूज कर कर हमारा ए इनवर्स कैसे आएगा, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। करेक्ट, हम क्या करेंगे, अब हम पूरी इक्वेशन को एक बार पीछे देख लो। अभी वो नहीं हुआ, हो गया शिवम, नहीं हुआ? अच्छा कुछ नहीं होता, एक बार ये देख लो फिर वो कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को यूज कर कर हमें ए इनवर्स निकालना है। वन अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट यूज कर नहीं, बट इस इक्वेशन को यूज कर कर हमें ए इनवर्स निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। यहां पर क्या आ गया अब आपका ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई। करेक्ट, नाउ ये जो ए दो बार ए स्क्वायर है इसको हम दो बार लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए लिख दिया। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स इंटू ए, आई, आई इंटू ए क्या होगा ए। नाउ माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा आई, है ना, तो फिर ये क्या आ जाएगा 4i। करेक्ट, प्लस ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है ए इनवर्स। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है, ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स इधर रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो ये ए इनवर्स क्या होगा 4i माइनस ए। क्लियर, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला गया ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है 4i माइनस ए, विच मीन्स 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 2 क्रॉस 2 होगा, है ना, यानी कि 1 0
0 1 माइनस ए। नाउ ए क्या है? 2 3 1 2। ठीक है, इसको अब अंदर लगाओ। 4 0 0 4 minus 2 3 1 2। Now this becomes 2 minus 3 minus 1 and 2। ठीक है, अब एक बार जो हमारा हमारा जो मेथड है उससे भी एक बार देख लेते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ए इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और एडजॉइंट की हमने ट्रिक करी हुई है 2 क्रॉस 2 की। वो क्या होता है? आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज करना है। तो ये इंटरचेंज कर दिया, 2 2 ही रहा, और दूसरे वाले का साइन चेंज करना है। सेम आ गया। ठीक है, तो जब लिखा हुआ है स्पेशली कि इक्वेशन को यूज कर कर ही ए इनवर्स निकालना है, ऐसे निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस कर कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सबका हो गया वाला क्वेश्चन? ये सब मैं छुड़वा रही हूँ। इनवर्स निकालना है, सिंपल इनवर्स आप लोग निकाल लोगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट यूज कर कर। ठीक है, नाउ डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले फॉर द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। शो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। सबसे पहले ये शो करना, उसके बाद आगे हम देखेंगे। सबसे पहले ये शो करो। पहले a² निकालना, फिर a² को a से मल्टीप्लाई कर कर a³ निकालना।
जल्दी, क्या है? बी पार्ट। ठीक है, बस ये लिखा क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यही होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा ये डिटर्मिनेंट का आप इन्वर्स का डिटर्मिनेंट करोगे तो हमेशा डिटर्मिनेंट का इन्वर्स हो जाता है, जो कि 1/डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ अब मैं अभी न्यू कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये सब आपने 9th या 10th में देखा हुआ सब कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो ये बेसिकली टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बना हुआ है। यहाँ पर आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब हमें यही चीजें सॉल्व करनी है, बट नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, नाउ पहले एक मुझे सिंपल सी राशि बात ही नहीं, इसकी स्लोप बताओगे, व्हाट विल बी m1, डिफरेंशिएट करो, m1 बताओ कितना आ रहा है, या फिर सिंपल आप बताओ कितना आ रहा है m1। स्लोप क्या आ रही है इसकी, इस इक्वेशन की स्लोप क्या आ रही है, -a1/b1, और इसकी स्लोप क्या आ रही है, -a2/b2। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सॉल्यूशंस अलग अलग आ सकते हैं। हो सकता है हमारी एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आए, ठीक है, या फिर हो सकता है एक्स और वाई की कोई वैल्यू ना आ पाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आए और बहुत सारी वैल्यूज हमारी एकदम सेम हो। वहाँ डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन कैसा आ रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, a1 अगर हमारी स्लोप दोनों की सेम है तो हम लिख सकते हैं a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2, विच मीन्स दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यानी कि अगर दोनों की स्लोप्स, अब अलग अलग केस हो सकता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशंस की जो स्लोप है वो सेम नहीं आ रही। इसका मतलब ऑब्वियस है कि किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर x और y की वैल्यू यूनिक आएगी। क्लियर है? अगर यूनिक वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी स्लोप है वो दोनों की सेम आए, सॉरी, दोनों की जो स्लोप है वो सेम आए। ठीक है, बट इंटरसेप्ट अलग अलग हो, इसका मतलब क्या है, दोनों की स्लोप सेम आ रही है और दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि दोनों किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट नहीं करी तो किसी भी सॉल्यूशन पर हमारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर? नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है कि हमारी जो स्लोप है ना, दोनों की स्लोप सेम आ रही है बट अब इंटरसेप्ट्स भी सेम है। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हो। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्लोप भी सेम है और दोनों का इंटरसेप्ट भी सेम है, तो सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हो। तो बेसिकली अगर आप टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हो तो उसमें आपके अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब यही सेम सॉल्यूशन, सेम सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमें डिटर्मिनेंट्स को यूज कर कर निकालना है। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, सबसे इजी और जो हमें करना है वो क्या है। अब यहाँ पर आपको टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स दिया हुआ है। क्लियर? इस तरह से आपको थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स दिए हुए। तीन वेरिएबल कौन से, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन वेरिएबल्स दिए। अब हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वो कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है उनका एक मैट्रिक्स बनाना है सबसे पहले। तो वो क्या आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3। करेक्ट, यही आएगा। अब जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है आपको। ठीक है, वेरिएबल्स कौन से हैं, x y एंड z। ठीक है, उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर? ना बीच में इक्वल का साइन, और जो आपके इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं उनको आपको दोबारा से एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि d1 d2 एंड d3। क्लियर? अब सिंपल बताओ, जब भी आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम कर दो। तो फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
a1x प्लस b1y प्लस c1z, तो ये यही बन रहा है इक्वल टू d1। सिमिलरली फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, थर्ड रो को करोगे तो यही बनेगा। क्लियर? तो अब से आपका जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है वो आपका बनेगा मैट्रिक्स ए, ठीक है। वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स एक्स, एंड ये जो इंटरसेप्ट्स वाला मैट्रिक्स है ये बनेगा मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो अब से हमें अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ax इज इक्वल टू बी की हेल्प से। क्लियर? तो हम इसको यूज करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब मैट्रिक्स x यानी कि x y z की वैल्यूज निकालने के लिए हम ax इक्वल टू b वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला केस आता है वो ये आता है कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर, करेक्ट। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आएगी, हमें क्लियरली दिया हुआ है दैट ax इज इक्वल टू b। क्लियर? दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, a इनवर्स इनटू b। क्लियर? तो ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x y और z की यूनिक वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है ये बात? ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, सॉरी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या एडजॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एडजॉइंट तो एग्जिस्ट कर सकता है, एडजॉइंट के लिए थोड़ी ना कोई कंडीशन है, एडजॉइंट तो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं, बाकी एक बार इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये अभी हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है आपको, थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको। क्लियर? यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑल द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अभी हम वो वाला केस कर रहे हैं व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या पता डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा हो तो फिर तो आगे करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो क्या आ रहा है। ए मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको, 3 -1 -2 2 माइनस, सॉरी यस 0 2 -1 3 -5 एंड 0, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन करना ही नहीं अभी। डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, चेक करना। एक बार कोई और भी निकाल लो, रीचेक हो जाएगा। 24 आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है, जीरो ही, जीरो ही आ रहा है। फिर ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का डिटर्मिनेंट निकालो। सिक्स का निकाल लो डिटर्मिनेंट। क्या आ रहा है उसका, सेवेंटी सिक्स आ रहा है। एक बार रीचेक कर लो कोई और।
आप लोग एक काम करो, आप अभी कॉन्सेप्ट ही कर लो, अगली क्लास में आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ही कर लो, 2 मिनट्स और बस कॉन्सेप्ट ही कर लो। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आती है, ठीक है। अब वो उसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे आराम से। इसका भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, दैट इज अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यानी कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो उधर उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट एडजॉइंट तो अभी भी एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ए? ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? प्रॉपर्टी भी करी है, प्रूफ भी करा है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, करेक्ट, ये चीज आ रही है। अब यहाँ पर हमें पहले ही गिवन है कि डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल है ना। डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो पूरा का पूरा एलएचएस भी जीरो के इक्वल होगा, है ना। तो पूरा का पूरा एलएचएस जीरो के इक्वल है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आरएचएस। अगर तो आरएचएस जीरो के इक्वल आ सकता है या फिर आरएचएस जीरो के इक्वल नहीं आएगा, करेक्ट। अगर आरएचएस जीरो के इक्वल नहीं आ रहा बट एलएचएस तो जीरो के इक्वल है, सो क्या कभी जीरो इक्वल टू टू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जस्ट इन केस अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है ना, जब भी डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो आपको एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो नहीं निकल पाएंगी बट सॉल्यूशन आएगा कैसा वो हमें बस चेक करना होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल नहीं आता तो इस केस में तो ऑब्वियस है जीरो इक्वल टू टू पॉसिबल नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। और एलएचएस जीरो है, एलएचएस तो जीरो है ही। आरएचएस भी अगर जीरो आ गया तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन एकदम सही है। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा बट देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बस एक बार ये कंडीशन नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो बस कंडीशन नोट कर लो। हाँ नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, अभी स्टॉप मत करो।
मैं दे रहा हूँ उसका असाइनमेंट, ठीक है। किसी को ऐसा डिटर्मिनेंट जिसको टफ लग रहा हो, किसी को डिटर्मिनेंट टफ लग रहा हो, टफ मतलब कि प्रॉपर्टीज या कुछ भी टफ लग रहा हो, जल्दी से बताओ, क्योंकि आज से आपकी 12th स्टार्ट हो रही है, आपकी 12th आज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखो फर्स्ट 4 चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले देखो ये जो 4 चैप्टर हैं जो पहले ही बताए हैं, हाँ वो बस उसके लिए कि हाँ ठीक है, आप कहीं मैथ्स छोड़ना दो, आपको अंदर से ठीक है अच्छा फील करवाते हैं। पहले एनसीईआरटी की आराम से कर लो, पहले मैट्रिसेस कर लो, डिटर्मिनेंट्स कर लो, फिर ये चैप्टर आ जाता है, ठीक है। ओके तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, सीधा मिसलेनियस का करते हैं, आप सब कर लोगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। आज डोमेन रेंज है सारे फंक्शंस की। देखो रियल 12th आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया है। आरएनएफ आज डिटरमिनेंट थोड़ा सा रह गया ना, अब तो एक क्लास का और बचा होगा, ठीक है। इसमें से आईटीएफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स तो ठीक है हो गए हैं सारे ऑलमोस्ट। अब फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगो है। तो देखते हैं कि फिफ्थ चैप्टर पे क्यों है ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले आज इसका भी बेस स्ट्रांग हो जाएगा आपका, और उससे पहले अभी आपने बिल्कुल फ्रेश कर रखा है डिटर्मिनेंट्स अभी, तो फटाफट से आंसर निकाल लो। 1 मार्कर है एमसीक्यू, जल्दी से आप सब निकाल लोगे इसका आंसर। If y is equals to this, if y is equals to this, then prove that dy by dx is equals to this, ठीक है। सो y कितना होगा, f of x इंटू एम सी माइनस, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, अब ने तो कर रखा है सबने जी एक्स, ठीक है। मैं पूरा ए एन सी और प्लस एच एक्स एल एम ए बी, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या हो गई, एम सी माइनस इंटू एफ एक्स माइनस माइनस इंटू जी एक्स प्लस इंटू एच एक्स, ठीक है। सो वाई डैश कितना हो गया, एम सी माइनस एन बी इंटू एफ डैश एक्स माइनस इंटू जी डैश एक्स प्लस इंटू एच डैश एक्स, ठीक है। अब ये आ कैसे रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल में ये सारे तो क्या है कांस्टेंट्स, ठीक है। ए से लेकर आर तक सारे क्या होते हैं, ए से लेकर आर तक अल्फाबेट्स जो होते हैं ना इंग्लिश लेटर्स के, उसमें ए से लेकर आर तक सारे कांस्टेंट्स होते हैं।
ठीक है, तो MC माइनस NB इज अ कांस्टेंट। तो मान लो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, MC माइनस NB इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू MC माइनस NB डैश। लेकिन ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया पूरा, तो ये पूरा जीरो हो गया, दैट मीन्स हमारे पास यही रह गया। अब इसको दोबारा से मैंने क्या लिखा, y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू MC और NB। कैसे लिखा हुआ था पहले, MC और BN ऐसे लिखा हुआ था ना, माइनस G डैश एक्स और ये लिखा हुआ था ऐसे LNAC और प्लस में H डैश एक्स आ गया LMAB। ठीक है, यही था। अब इसके बाद ये आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट को जैसे ओपन किया था वैसे ही क्लोज हो गया वो, जैसे डिटर्मिनेंट को आपने ओपन किया था वैसे ही क्लोज हो गया। श्योर एवरीवन, कोई भी डाउट नहीं है पक्का? तो ये तो मेरे ख्याल से आपको अब अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हेडिंग लिख लो GSM आइलेट, GSM आइलेट कर दूं आगे? श्योर आ गया है क्वेश्चन? तो आपको जिसको भी नहीं पता है वो देख लो फटाफट से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, उसके बाद इसके बाद रहता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, ठीक है, फिर हो गया मॉड्यूलस, फंक्शन सबके आगे है, फिर हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद आ गया लोगैरिथमिक फंक्शंस, फिर आ गया एल्जेब्रिक फंक्शंस, फिर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये सारे नोट कर लो। अब साथ साथ में वो भी लिख रहा हूं इनके, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, फिर एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका एफ एक्स होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसमें 6 एफ एक्स होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें होता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, फिर एल्जेब्रा में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब 1/x रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें क्या क्या है सीधा पता ही है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स। लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल, वो सिंपल है बहुत, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये सारा लिख लो, एक बार ये सारा लिख लो। ठीक है, तो 12 स्टार्ट हो रही है आज आपकी, RNF ITF MND सिर्फ इसलिए कि एक बार थोड़ा अच्छा लगे बस स्टार्टिंग का 1 मंथ। ठीक है, अब CND स्टार्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं जो मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, ये बिल्कुल भी आप इसमें
बोर नहीं होगे और आपका एक अपना एक यूनिक फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो ओरिजिनली। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे चैप्टर्स बचे कौन कौन से, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक बचा है एलपीपी। इसमें आपका क्या है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल किसी के स्कूल में मैट्रिक्स मेथड हो गया, अगर किसी के स्कूल में एमएनडी हो चुका है तो मैट्रिक्स मेथड हुआ जिसमें एक्स वाई जी निकालते हैं। एक्स वाई जी आपको पता है इसका? अच्छा ठीक है, तो जिसको वो कितने मार्क्स का होगा, जनरली क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5, नहीं मैट्रिक्स मेथड 5 मार्क्स का है। वेक्टर्स 3D में मैं आपको वहां लाके छोड़ दूंगा, वो 1 मार्क का होगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा दूर ही रखते हैं बिकॉज इसमें कॉमर्स भी है, कॉमर्स के लिए ये चैप्टर है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई भी नया फॉर्मूला या कोई भी अपना ओरिजिनल मेथड मिले तो आपको बताना है, तो आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इन सबकी डोमेन रेंज लिखेंगे क्योंकि इन सारे टॉपिक्स की फाउंडेशन है जीएसएम आइलेट। अगर आपको ये फॉर्मूले सारे याद रहे जो मैं अभी आज लिखवा रहा हूं तो इन चैप्टर्स में पूरे जो भी टाइम लगने वाला है 2-3 महीने, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कर दूं आगे? ओके ओके, नाउ सबसे पहले लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जी। सबसे पहले लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी, ठीक है। उसके लिए आप लिखोगे ऑल रियल नंबर्स टू जी, ये पता है सबको, सारे आपका इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ऑल रियल नंबर्स में क्या करना है, इंटीजर्स को रखना है। फिर उसके बाद एस, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, लेकिन इसकी जो रेंज आती है वो सिर्फ 2 ही आती है, -1 और 1, ठीक है, -1 और 1। फिर मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में आर और आर पॉजिटिव, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिगो के लिए हम 6 लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वो कौन सा होता है हमारा, ठीक है, तो पहला हो गया साइन इनवर्स, एनीवन, -1 से 1, -π/2 से π/2, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स, -1 से 1, 0 to π। फिर आ गया tan इनवर्स, ऑल रियल नंबर्स 2, -π/2 से, ठीक है। फिर आ गया कॉट इनवर्स, ऑल रियल नंबर्स से लेकर 0 to π ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या आ गया, सीकेंट इनवर्स, कितना आ गया, -1 से 1 गिव्स 0 to π माइनस, वो मैं यहां लिख देता हूं, 0 to π -π/2। फिर उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 गिव्स -π/2 से ओपन क्लोज ब्रैकेट्स में -π/2 से π/2 -0। पहले ये लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, आइलेट में लॉग, तो लॉग के लिए क्या लिखेंगे हम, L:, ऑल रियल पॉजिटिव से ऑल रियल, ऑल रियल पॉजिटिव से ऑल रियल।
इसके बिल्कुल नीचे एक्सपोनेंशियल लिख के इनवर्स कर दो उसका, ठीक है। मैं भी इसके ग्राफ्स भी दिखाऊंगा, उसके नीचे बिल्कुल इनवर्स कर दो इसका, ठीक है। एल और ई। अब रह गया ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सबसे लास्ट में आता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला क्या होगा, साइन। तो साइन का बता रहा है कोई, ये इनवर्स हटा दूं, यहां लिख रहा हूं मैं इन साइन के, ट्रिग्नोमेट्री के मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। टी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पहले इनवर्स में। तो साइन ऑल रियल नंबर्स टू -1 to 1, ठीक है। क्यों इनवर्स में ऐसा उल्टा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्राफ बनता है याद है वो फंक्शन ही नहीं रहता, सॉरी वो फंक्शन ही नहीं रहता, बिकॉज उसका वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। ओके, नाउ कॉस सेम रहेगा R2 -1 to 1। एनीवन tan, हिंट है साइन अपॉन कॉस, तो ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं, पर जिसकी वजह से कॉस 0 हो रहा है वो नहीं आ सकते। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस कहां कहां पे 0 होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, तो ऑड मल्टीपल्स नहीं आ सकते। तो इसकी डोमेन काफी बड़ी है देखने में, और रेंज क्या है इसकी 10 की, ऑल रियल नंबर्स, रेंज इसकी है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली कॉट, कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो क्या होगा x:n पाई, सॉरी n पाई, ठीक है। तो कितना आ गया, अच्छा मैं इसके हिंट के लिए ना लिख रहा हूं मैं 2n π/2, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं, थोड़ा इजी रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप n पाई भी लिख सकते हो। n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2 आर रियल नंबर। अब सबसे इंटरेस्टिंग तो अब आइए, कौन बता रहा है, सेक। सेक 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 होता है 1/cos, तो डोमेन तो चलो ठीक है, सेम ये कॉपी पेस्ट कर दूं, इसकी रेंज सोच के रखो, ऑल रियल नंबर्स, यहीं से देख ली बस। अब तो क्या रह गया, कॉसेक, अब कौन से रह गए, अब रह गया अलजेब्रा। ठीक है, देखो जल्दी से नोट कर लिया सबने, सही से नोट किया ना सबने, ध्यान से कॉपी पेस्ट सही करना, कर दूं आगे। अच्छा अब क्या रह गया, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में भी क्या क्या है, सबसे पहले x है। अब x खुद बता रहे हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो, कोलन की तो मैंने ना ऐसे लिख रहा हूं, कहीं कोलन की कंफ्यूजन मत कर लेना कॉमा से। तो x को ही डिफाइन कर रहे हैं हम x की ही निकाल रहे हैं, तो उसकी डोमेन y इज इक्वल टू x की डोमेन, ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स, एनीवन y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऑल रियल नंबर्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है। एनीवन y इज इक्वल टू x क्यूब,
अगर आपको y नहीं भी लिखना तो भी ठीक है, समझ में आ रहा है तो इससे ठीक है। ओके, नाउ ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल। तो ऑड पावर में आपने क्या नोटिस किया, ऑड पावर में क्या नोटिस किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1/x, एनीवन, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल रियल नंबर्स गिव्स ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x और y जब स्विच होंगे तो भी तो कंडीशन रेंज में y की वैल्यू भी तो नॉन जीरो हो जाएगी। अंडरस्टूड। नाउ लास्ट वन इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, एनीवन। ऑल रियल नंबर्स विद पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स स्टिल, बाय डिफॉल्ट इसका साइन क्या है, तो y भी एक बार सारे देख लो जल्दी से, फंक्शंस याद हो गए कि नहीं। एक बार और बताऊं या नहीं, सारे फंक्शन देख लिए एक बार, कोई दोबारा देखना है अभी फंक्शन, ये सारे नोट कर लिए। ठीक है, डन। अभी जब आप डोमेन रेंज लिख रहे थे तो आपको क्या लगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल, आपको क्या लग रहा है कि याद नहीं रहेगा ये, ट्रिगो या इनवर्स ट्रिगो? जो आपको इस मोमेंट नहीं फील हो रहा, कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी, उसको सोच के, जिसको जो भी फंक्शन को देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझसे याद नहीं होगा, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, लॉग और अलजेब्रा तो चलो आसान है, लॉग अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल तो, कोई ऐसा फंक्शन किसी को लग रहा है तो मुझे अभी बता दो। श्योर एवरीवन? ठीक, सो ये तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, इसकी डोमेन रेंज सबकी खत्म हो गई। ठीक है, अब रैंडमली मैं एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, तो कॉपीज बंद कर लेते हैं। ठीक है।